नमस्कार। ब्लूमबर्ग क्विंट, हिंदी क्विंट और इंग्लिश क्विंट पर आपका स्वागत है। इस वक्त कोरोना की महामारी से जो लड़ाई चल रही है उसमें अब सबका फोकस शिफ्ट हो रहा है कि राज्यों में क्या हो रहा है, वहां के क्या मुख्यमंत्री जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अजीब सी परिस्थिति में कामकाज संभाला और लगातार वो अपने राज्य को चलाने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने गुरुवार को बहुत चौंकाया हम लोगों को जब उन्होंने लेबर कानूनों में बहुत बड़े बदलाव कर दिए। ये बदलाव कई वर्षों से डिबेट में थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए चौहान साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही कि जिन कानूनों पर बरसों से बहस चल रही थी, आपने सडनली बहुत बड़े फार रीचिंग बदलाव किए हैं। क्या मानस है इसके पीछे? देखिए, इस समय देश, मध्य प्रदेश भी एक अलग चुनौती से गुजर रहा है, कोरोना की चुनौती। ये चुनौती हमारे सामने कई तरह की समस्या लेके आई है। एक पक्ष इलाज चिकित्सा की व्यवस्था है, लेकिन दूसरा पक्ष हम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करें, और रोजगार के अवसर अगर सृजित करने हैं तो कृषि की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन बाकी निवेश कैसे आए जिसके कारण हम मजदूरों को भी और नौजवानों को भी रोजगार दे सकें। मैंने फैसला किया कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे मध्य प्रदेश के लिए, और इसलिए कई वर्षों से जिन लेबर लॉज की चर्चा होती थी और करने की हिम्मत नहीं करते थे सुधार, हमने तय किया कि हम वो जो श्रम कानूनों में सुधार है वो सुधार करेंगे। ये एक तलब है कि इन परिस्थितियों में हम ऐसे कानून जो हर्डल है निवेश में, लाल फीताशाही के कारण जो छोटे मोटे उद्योग से लगा के बड़े उद्योगपति तक को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, चक्कर लगवाते हैं, मुकदमों में फीस देते हैं, इस तरह के सारे हर्डल्स को हम समाप्त करें और हम ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिसके कारण दुनिया से, देश से और प्रदेश से भी हमारे नौजवान निवेश करने की हिम्मत करें और रोजगार के अवसर सृजित करें। और इसलिए इस समय हमने कोरोना से निपटते हुए ये बड़े फैसले लिए। जी, इसमें एक चीज थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि जो अभी इमीडिएट हम लोग को पढ़ करके समझ में आया कि ये निवेश को आकर्षित करने के लिए आपने जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन इसमें मजदूरों की जो हिफाजत है, सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा और उनका जो बेसिक सेफ्टी नेट है, उसमें ढिलाई की कुछ बातें लोग कह रहे हैं कि इससे मजदूरों की सुरक्षा कम होगी। मैं आश्वस्त करता हूं, सेफ्टी से संबंधित जितने भी उपाय थे, जितनी भी व्यवस्थाएं और प्रबंध थे, उनको हमने परिवर्तित नहीं किया है। हम सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। उनको छोड़कर ऐसी चीजें, कारखाने को लाइसेंस अगर देना है 30 दिन में देंगे, साल भर में देंगे, चक्कर लगा लगा के थक जाए, हमने कहा कि नहीं, 1 दिन में देंगे, सेम डे। हमने तय किया कि जरा जरा सी बात में इंस्पेक्टर घुस जाते थे, लेबर इंस्पेक्टर, और तंग करते थे फैक्ट्री के मालिक को। लेबर जो हमारे कोर्ट बने हुए थे, उनमें जरा जरा से मामलों में वर्षों तक उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगपति भी तंग और परेशान होते थे, और उसके कारण वो सोचते थे कि भगवान बचाए, या इन्वेस्टमेंट ही मत करो। ऐसी चीजों को हमने बदला है। मजदूरों की हिफाजत का, सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा है, उनके हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे हैं। और एक चीज, अगर उद्योग होगा तो रोजगार होगा, अगर होगा ही नहीं तो रोजगार ही कहां मिलेगा। इसलिए हम केवल सुरक्षा के नाम पे ऐसी व्यवस्था बना दें कि जिसके कारण कोई आए ही नहीं, या जिसने लगाया वो भाग जाए, तो फिर मजदूरों का भी क्या होगा। और इसलिए उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हुए हमने बड़े फैसले लिए। ये लेबर इंस्पेक्टर राज वगैरह को तो खत्म करके आपने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन जैसे ठेके वाले जो मजदूर हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है उनकी, उसमें भी आपने कुछ ढिलाई यूं कर दी है कि जिसमें अब अगर कोई ठेकेदार है जो 20 मजदूरों को लेकर के काम कर रहा था पहले, 50 तक कर पाएगा। तो मैं बात वही लेकर के आ रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोजगार के मौके पैदा होंगे, डिमांड सप्लाई का माहौल जब बदलेगा तो लोगों के वेतन भी बढ़ेंगे, वेजेस भी शायद बढ़ जाएंगे, लेकिन तभी एक जो बेयर मिनिमम गारंटी चाहिए होती है, इस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं ताकि भाई इसके नीचे तनख्वाहें कम ना हो? हम मिनिमम वेज सुनिश्चित करेंगे, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मिनिमम वेज आपको देना ही होगा, और इससे उनके हितों की सुरक्षा हो जाएगी, मैं मानता हूं। दूसरे, हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी कैलेंडर वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।
अब उसको परेशान करने की जरूरत क्या है? हर साल वो लाइसेंस ले। एक बार अगर वो ठीक से कर रहा है तो फिर उसको करने दें, लेकिन हमने मिनिमम वेजेज सुनिश्चित किए। जी, बाकायदा कब से लागू हो जाएगा ये नया कानून? हमारी तो पूरी तैयारी हो गई। कुछ सुधार, कुछ परिवर्तन ऐसे थे जो करने के लिए भारत सरकार के पास हमको भेजना थे, वो भारत सरकार के पास हमने भेज दिए हैं। जैसे हमने एक फैसला किया कि 1000 दिन तक अगर नया उद्योग कोई आता है, मिनिमम बेस सुनिश्चित करते हुए लेबर लॉज के कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब प्रदेश की सरकार 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है, बाकी अनुमति हमको भारत सरकार से लेनी होगी। ऐसे भारत सरकार की अनुमति के लिए हमने भेज दिया और बहुत से भी बहुत जल्दी हो जाएगी, मेरा विश्वास है। मैंने मध्य प्रदेश में रोड मैप बना दिया है, रोज मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं। हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल बनाई है, 11 मई को मैं उसकी बैठक कर रहा हूं। फिर हम अपने देश भर में जितने भी हमारे फिक्की और CII संगठन है उनके पास जो हमने सुधार किए वो हम भेज रहे हैं। हम न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में, दुनिया की एम्बेसी क्या है उनके पास भी हमने जो परिवर्तन किए वहां भेज रहे हैं। भारतीय दूतावासों के माध्यम से दुनिया के हर देश में हम संदेश पहुंचा रहे हैं और अपने प्रदेश और देश के नौजवानों तक भी हम ये पहुंचा रहे हैं कि वो अब निवेश कर सकते हैं। तो इसका पूरा रोड मैप हमने बनाया है और हर दिन मैं मॉनिटर करूंगा। जी, मैं आपसे कुछ किसानों के बारे में भी बात करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया तो ये बहुत चैलेंजिंग माहौल में आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले जिंदगियों को बचाना है, फिर लॉकडाउन को धीरे से खोलना है। ऐसे में इस वक्त जिस तेजी से आप निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें थोड़ा रियलिटी चेक आपसे चाहिए कि क्या ऐसा है कि कुछ इंडस्ट्रीज इन कानूनों से और अभी के माहौल को देखते हुए, क्योंकि आर्थिक चोट लग रही है सभी को, वो बंद करना चाहती है यूनिट्स, या आप दूसरे राज्यों से या नए प्लान्स को लाने में सफल होंगे? तो अभी मध्य प्रदेश की तरफ लोग क्यों देखें? मध्य प्रदेश के लिए इसलिए देखें कि निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण हमने बनाया है। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन है, मैं जानता हूं कोरोना के केस अभी बढ़ रहे हैं। हमको देखिए एक दिमाग बनाना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदलें, कोरोना के साथ जीना सीखें। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि कल खत्म हो जाएगा, कि महीने भर बाद खत्म हो जाएगा, कि 3 महीने बाद नहीं रहेगा। अब वैक्सीन आ जाए, दवाई आ जाए, वो आएगी। मुझे लगता है कि सारे वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लेकिन आज कोई सुनिश्चित तिथि नहीं बता सकता कि इस तारीख को कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन ढीला हुआ, हमारे यहाँ संख्या बढ़ने लगी, तो हमको लाइफ स्टाइल बदलनी है। कोरोना के साथ जीने का मतलब है मास्क लगा के रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जितने जरूरी सुरक्षा के उपाय वो करें। लेकिन आर्थिक गतिविधियां अगर हमने चालू नहीं रखी तो कोरोना से कम परेशानी होगी, बिना रोजगार के ज्यादा परेशानी होगी। और इसलिए हम आज से ही ऐसा वातावरण बनाएं। रियल सिंगल विंडो हम बनाने का हमने काम किया है। परमिशंस देने में कोई देर नहीं होगी, तत्काल हम देंगे। तो कुल मिला के ये वातावरण बनेगा और लोग समझेंगे तो फिर वो दिमाग बनाएंगे, उनका माइंडसेट बनेगा कि चले मध्य प्रदेश, कोशिश करना हमारा काम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोशिशों के परिणाम अच्छे आएंगे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राज्यों के लेवल पर एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन चला है और उसमें आपने कई बहुत अच्छे आकर्षक प्लान बनाए हैं जिससे कि उद्योगपति, निवेशक मध्य प्रदेश की तरफ देखे। लेकिन जो पूरी दुनिया और भारत का जो अभी आर्थिक हाल है, डिमांड सप्लाई की जो परिस्थितियां हैं, लोगों के पास कैश नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने को, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं, आपको लगता है कि उसके कारण एक रुकावट है? हालांकि आपने बहुत अच्छे आकर्षक प्रस्ताव सामने रखे हैं। मुझे दोनों चीज लगती है। एक तो भारत सरकार भी इन परिस्थितियों में कई बड़े फैसले कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में एक तड़फ है, एक ललक है देश बनाने की, देश बढ़ाने की, और उसमें निवेश लाने की तरफ भी उनके अंदर मैंने देखी है, क्योंकि लगातार मैं उनके संपर्क में रहता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार बड़े प्रयास कर रही है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सम्मिलित प्रयास दुनिया को भी आकर्षित करेंगे और जो दिक्कत और परेशानी उद्योगपति के सामने है वो भी दूर होगी भारत सरकार के हस्तक्षेप से, उनके प्रयासों से, ऐसा मेरा विश्वास। जी बिल्कुल। एक चीज और, आपने इसके पहले किसानों के लिए भी APMC न जा करके अपने ही दरवाजे पर वो अपनी उपज बेच पाएं, इस प्रकार की योजना बनाई। उसका अमल लॉकडाउन के कारण बड़ा चैलेंजिंग होगा। थोड़ा हम वो आपसे समझना चाहते हैं कि किसानों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है आपकी इन योजनाओं का। देखिए, अभी हमने कोरोना संकट को देखते हुए मंडियां बंद थी। जब मंडी में ना जाए लोग क्योंकि भीड़ लगेगी तो
फिर कोरोना फैलने का, संक्रमण फैलने का खतरा होगा। तो हमने एक प्रयोग किया कि उस समय हम व्यापारी को यह अनुमति दे रहे थे कि वो किसान के घर पे जाके खरीद ले। व्यापारी अकेला जाएगा, किसान से बातचीत होगी, सौदा पट गया तो किसान के घर ही वो अपना अनाज बेच देगा या उत्पाद बेच देगा। इसके परिणाम बहुत अच्छे सामने आए और मध्य प्रदेश में 8 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा किसान और व्यापारी के बीच में आपस में समझौता हुआ और व्यापारी ने किसान के घर से अनाज खरीद लिया। हमको लगा कि उपयुक्त अवसर है जब हम किसान के सामने बेहतर उसकी कीमत मिले उत्पाद की, उसके विकल्प सामने रखें। और इसलिए हमने तय किया कि मंडी तो रहेंगी, अगर किसी को मंडी में जाना तो मंडी में जाके बेचे, लेकिन मंडी में जाके बेचने की दिक्कतें, ट्रैक्टर ट्राली में भरे, ट्रक में ले जाए, फिर वहां मंडी में लाइन लगी है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, फिर वहां उसके उत्पाद की बोली लगती है जो ऊंची बोली लगाता है, फिर अगर मनचाही कीमत नहीं मिली तो वो लौटा के लाएगा तो किराया भाड़ा लगेगा, तो उस झंझट से बचने के लिए जो लगती कीमत उसी पे बेच देता है। अब उसको मंडी जाना तो मंडी जाए, लेकिन अगर व्यापारी घर पे खरीदता तो मोल तोल करेगा, उसको कहीं अनाज लेके नहीं जाना, फल सब्जी लेके नहीं जाना, वो अपने खेत अपने देगा। और इसलिए हमने तय किया कि एक ही लाइसेंस व्यापारी को देंगे जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में वो किसानों के घर जाके खरीद सकता है। प्राइवेट मंडी हम स्थापित करेंगे, वेयर हाउस वगैरह भी मंडी बन सकती है। अगर कोई एक्सपोर्टर है वो खरीदना चाहता है तो किसान के खेत या घर पे जाके खरीद ले। किसान को व्यापक विकल्प मिल गए, इसके कारण प्रतिस्पर्धा भी होगी और किसान को रेट भी ठीक मिलेंगे। हमने ये भी तय किया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी किसान देश के बाकी शहरों में उसके उत्पाद के दाम क्या वो पता कर ले, वो ई ट्रेडिंग भी करे। और इसलिए कई विकल्प हमने खोल दिए। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसान को बहुत फायदा। जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और वो ये है कि आपने अभी बिल्कुल गरीब लोगों को कुछ पैसे ट्रांसफर करने का एक कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत करीबन एक आंकड़ा मैंने देखा था कि 40 करोड़ रुपए दिए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश न तो बिहार जैसी हालत है, न यूपी जैसी हालत है, न वो केरल जैसा राज्य है, लेकिन बड़ा जरूरी है कि गरीबों को इस वक्त तेजी से जमकर पैसा मिले। क्या आप कुछ और बड़ी एम्बिशियस तरीके से इनको पैसे देने की योजना पर विचार कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के करीबन 30-40% गरीब हैं, बिना शर्त इनको पैसे ट्रांसफर कर दें? हम अलग अलग योजनाओं में अब तक लगभग 8,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में पहुंचा चुके हैं। 8,000 करोड़ रुपए, उनमें हमारे जो भवन निर्माण कर्मकार मंडल के निर्माण श्रमिक है उनके खाते में हमने 2-2 हजार रुपया अलग से डाले। जितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजनाएं हैं उनके अंतर्गत हमने 580 करोड़ रुपया डाले। बच्चों के अकाउंट में हमने पैसा डाले, जो श्रमिक बाहर थे उनके खाते में पैसा डाले, जो बाहर से यहाँ फंसे थे उनके खाते में पैसा डाले। हमने तय किया कि 3 महीने का अनाज एक साथ पहले हमने दे दिया था, अब 2 महीने का अनाज फिर उनको निःशुल्क देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 500-500 रुपया पहले मिले हमारे जनधन खातों को, 500 रुपया और जनधन खातों में डाले जा रहे हैं। हमने किसानों के खाते में 2,990 करोड़ रुपया डाले अलग अलग फसल बीमा योजना के। तो हम लगभग 8,000 करोड़ तो डाल चुके हैं। आगे जितनी जरूरत होगी हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि सरकार इसी दिन के लिए होती है। आखिर हम वेलफेयर स्टेट हैं, लोक कल्याणकारी राज्य हैं, और इसलिए संकट के समय हम धन की कमी नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल। एक बात और, आपने 2 बातों का जिक्र किया कि एक तो 11 मई को आप बैठक करने वाले हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ निवेश के लिए और व्यापार संगठनों के साथ भी। और चूंकि हमेशा मध्य प्रदेश का प्रयास रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री में और खास करके लॉजिस्टिक्स में बहुत मौके आप लोग वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि क्रिएट किए जा सकते हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 2 चीजें समझना चाहता हूं मैं आपसे कि अभी इमीडिएट प्रायोरिटी के तौर पर कौन से सेक्टर में आपको लगता है रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि लोग आना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो ऑनलाइन मंडियों के बारे में बात कही किसानों के लिए, तो चूंकि एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है आपका राज्य, तो वहां पर अगर ऑनलाइन कनेक्टिविटी जो शहरों में तो हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन छोटे शहरों में और गांव में अभी भी ये चैलेंजिंग काम है। आपके लिए टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे दूसरी सर्विसेज हो। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, एक तो मध्य प्रदेश की परिस्थितियां देखते हुए मुझको लगता है कि हम प्रेरित करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ एक क्वालिटी उत्पादन होता है कृषि उत्पादों का, हम उस पर ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है,
तो मध्य प्रदेश में खनिज पर आधारित कौन कौन से उद्योग आ सकते हैं, हम उसके प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में पहले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है और टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार बड़े पैमाने पर मिलते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जहां ज्यादा रोजगार मिले उनको ज्यादा प्रेरित करना। इसलिए टेक्सटाइल जैसे सेंटर पर भी हम पूरा फोकस करके ध्यान देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम ऊर्जा की खपत हो और रोजगार ज्यादा मिले, वैसे हम जो उद्योग है उन पे हम प्रयास करेंगे। फिर हम MSME, क्योंकि कम पूंजी में ज्यादा रोजगार देने की क्षमता उनमें होती है, उनको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में कई तरह के कारीगर है और कई तरह की चीजें बनती है, अगर MSME उसमें आ जाए तो व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग देकर हमारे कारीगरों को भी रोजगार दिया जा सकता है। हम उस पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के अभी ये एरिया जो दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में कौन रुचि दिखाता है, जिस सेक्टर में कोई रुचि दिखाएगा तो हम उस सेक्टर को भी फिर प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही है। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के गांव में भी हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे ई ट्रेडिंग हो सकती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है। लैपटॉप का जहां तक सवाल है या केवल स्मार्टफोन का सवाल है, तो स्मार्टफोन अब किसानों के पास पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ बहुत कम स्थान ऐसे बने हैं कि जहाँ कनेक्टिविटी का सवाल है, बाकी कनेक्टिविटी का सवाल बचा नहीं है, तो उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल। एक सवाल और आपसे मैं समझना चाहता हूं सर, बड़ा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आपने खुद ही भी एक्सप्लेन किया कि कोरोना के साथ जीना होगा। ऐसे में लॉकडाउन को धीरे से खोलना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी चालू करना, ये बिल्कुल कहते हैं ना, दो मुश्किल चॉइसेस में से एक को चुनना होता है पूरी सरकार को। ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम मैं समझता हूं कि अग्नि परीक्षा जैसा है आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सा हमको आप विस्तार से समझाइए कि अभी जैसे मजदूरों का हुआ, आपको मजदूरों को जॉब भी देना है, जो बाहर से आना चाहते हैं उसको लाना भी है, और जो जाना चाहते हैं वो ना जाए, काम में लगे रहे, उनको रोकना भी है। ये जो ह्यूमन मूवमेंट है, ये जो मजदूरों की जिंदगियों को मैनेज करने का सवाल है, इसको आप कैसे कर रहे हैं, प्रशासन कैसे कर रहा है, इसमें थोड़ी हमारी जिज्ञासा आपसे समझने की। देखिए, दो तरह की योजना हमारी, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो ये है कि पहले जो मजदूर मध्य प्रदेश में हैं हम उनको रोजगार दें। मध्य प्रदेश के भी कई मजदूर एक जिले से दूसरे जिले में गए थे काम करने, हमने उनको सबको अपने अपने घरों पर पहुंचा दिया और हमने मनरेगा के काम व्यापक पैमाने पर शुरू किए। कल ही 14.5 लाख से ज्यादा मजदूर मनरेगा के काम में लगे थे। केवल मनरेगा के नहीं, सड़क, पुल, पुलिया, बांध के जितने काम थे वो भी हम शुरू कर रहे हैं, ताकि उनमें भी रोजगार मिले, न केवल मजदूरों को मिले, बल्कि जब कोई बांध बनता है, कोई सड़क बनती है, तो ठेकेदार, उनके साथ अलग अलग तरह के कई लोग जिनकी गाड़ी चलती है, बाकी क्षेत्रों में काम मिलता है, उनको रोजगार मिले। फिर हमने व्यापक पैमाने पर वनोपज का संग्रहण, तेंदुपत्ते की तुड़वाई, महुए की बिनवाई ये शुरू की, तो उसमें रोजगार मिले। फिर मध्य प्रदेश में एक बीड़ी उद्योग था, वो बंद हो गया था, ठप हो गया था। घर में बैठ के महिलाएं बीड़ी बना लेती हैं, वो बीड़ी बिकती है तो उनका काम चलता है। फिर मास्क इंडस्ट्री इस समय व्यापक पैमाने पर हमने शुरू की, बहनों का पंजीयन करके कहा कि मास्क बनाओ, और उस मास्क को पूरा सरकार 11 रुपए में खरीद लेगी। 7 रुपए में मास्क बन जाता है, 4 रुपए उन बहनों को बच जाते हैं। तो जितनी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती थी तत्काल रोजगार देने की, एक हमने वो कोशिश की है। और दूसरी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसकी चर्चा हमने श्रम कानूनों में बदलाव करके, कानूनों में बदलाव करके, निवेश लाके, भविष्य की संभावनाओं को का दोहन करके हमने करने की बनाई है। तो हम अब अपने मजदूरों को वापस ला भी रहे हैं, उनको यहाँ रोजगार तत्काल मिल जाए उसका इंतजाम करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे, वो ये कि आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों योजनाओं को लागू करने में अगले कुछ महीने, 1-2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, और ये फिर से वही अग्नि परीक्षा वाली चॉइस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और जनजीवन को कितना खोला जाए, इन्फेक्शन कर्व पर कितनी नजर रखी जाए। इस पर कोई अनुमान भी बड़ा मुश्किल है, मैं इस बात को जानता हूं। फिर भी अगर आपसे एक मोटा अनुमान लेना हो कि आपको अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, या कहिए कि 50% नॉर्मलसी रिस्टोर करना हो, या इकोनॉमिक एक्टिविटी 50% चालू हो जाए, वो टाइम फ्रेम आपके मन में क्या दिखता है, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए? देखिए, ग्राउंड सिचुएशन हमको देखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी हैं, युगनिष्ठा है, और वो सारी परिस्थितियां समझ के फैसले लॉकडाउन के बारे में भी लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो आज हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती। उस खतरे को काफी कुछ कम किया है, नियंत्रित करने का काम किया है। अब जो फैसला किया है वो ये किया है हमने कि जो रेड जोन है
मतलब जहां संक्रमण ज्यादा है, उस रेड जोन में हम कोई आर्थिक गतिविधियां भी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वहां संक्रमण फैलने का खतरा होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हमारा पूरी तरह से मुक्त है, वहां कोई दिक्कत नहीं है सब गतिविधियों को प्रारंभ करने में। आधा मध्य प्रदेश हमारा संक्रमण से मुक्त है, वहां गतिविधियां शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज क्षेत्र में भी केवल ऑरेंज जोन में केवल कंटेनमेंट एरिया जहां पॉजिटिव पेशेंट्स है उसके आसपास रोक दो, उसके बाहर आप गतिविधियां शुरू करो। तलवार की धार पे चलने जैसा है, रस्सी पे बैलेंस बना के चलने जैसा है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक साथ आपने खोल दिया तो पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो भी हमको नहीं बढ़ने देना है। तो वो सारी सावधानियां रखते हुए कहाँ पूरी आर्थिक गतिविधियां शुरू करना है वो क्षेत्र हमने चिन्हित किए, कहाँ थोड़ी कम करना है वो क्षेत्र हमने चिन्हित किए, और वो क्षेत्र भी हमने चिन्हित किए कि कहाँ खतरा संक्रमण का ज्यादा है कोरोना के, उनमें फिलहाल हमको बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर हमने नहीं रखा तो फिर व्यापक पैमाने पर तेजी से ये फैलेगा। और इसलिए इन सब चीजों को, ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजना बनाइए। तब तक हम आशावादी भी हैं, जो दुनिया भर में प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं वैक्सीन और दवाई के, वो मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि संकट जो आज हमें दिख रहा है वो समाप्ति की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल, आप अपनी बड़ी मेहनत के लिए और अथक प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, और इस तलवार की धार जैसे वक्त में जिस चुनौती का मुकाबला करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी योजनाओं के लिए, सफलता के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।